Memory is probably our most maligned faculty. We know forgetting is a part of life. We also know that we can improve our memory by utilizing and practicing certain skills and strategies. Still, we find so many people always complaining about their memory. कुछ भी चीज़ हमें याद नहीं रह पाती तो सबसे ज़्यादा बदनामी मिलती है हमारी स्मरण शक्ति को या मेमोराइजेशन को। और हर कोई जानना चाहता है कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हों, कुछ ऐसे टेक्निक्स हों जिसको प्रयोग में ला के प्रैक्टिस करके हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकें। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी बेहतर तरीके से रिमेंबर कर सकें, यानी मेमोराइज कर सकें और समय आने पे उसको रिट्रीव भी कर सकें। Everyone knows that forgetting is a part of life. Experts say that about 99% of the information which goes into our head is forgotten very soon. स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे वो अपनी मेमोरी को ज़्यादा इफेक्टिव बना सके, ज़्यादा परमानेंट बना सके, ताकि वो जो भी जानकारी उनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में है उसको वो बेहतर तरीके से स्टोर कर सके और समय पड़ने पर रिट्रीव कर सके, यानी पुनः स्मृति में ला सके। टीचर या एजुकेटर्स की बात करें तो हम तो है ही मेमोरी बिजनेस में। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से मेमोराइज करने में सहूलियत हो। इसके लिए हर टीचर चाहता है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मिल जाएं, कुछ ऐसे टेक्निक्स मिल जाएं जिससे वो लर्नर्स की एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, उनकी अटेंशन को इम्प्रूव कर सके ताकि वो बेहतर तरीके से सीख पाएँ, उनके लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव कर सके, उनमें ज़्यादा कॉन्शियसनेस डेवलप कर सके। तो इन सब के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स में जेरी लुकास का मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग। इसको मेमोरी मॉडल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, इसको मेमोरी असिस्ट मॉडल भी कहा जाता है, मेमोरी एनहांसमेंट मॉडल भी कहा जाता है। हिंदी में इसको स्थायी अधिगम का स्मृति प्रतिमान कहा जाता है या स्मृति सहाय मॉडल कहा जाता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे इसको स्मृति विज्ञान भी कहा गया है, यानी साइंस ऑफ मेमोराइजेशन। ये मॉडल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है जिससे वी कैन इम्प्रूव द एसोसिएशन बिटवीन न्यू एंड प्रीवियसली लर्न, यानी लर्नर के पास जो पहले से जानकारी है उसको नई जानकारी के साथ कैसे जोड़ा जा सके ताकि कुछ कॉन्सेप्ट को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरेस्टिंग वे में सीख सकें। और अगर कुछ ऐसा तरीका हमें मिल जाए जिससे लर्नर खुद अपनी एबिलिटी टू मेमोराइजेशन को सेल्फ क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा इंप्रूव कर सके, यानी खुद लर्नर को पता चल जाए कि भाई मैं इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से मेमोराइज कर पाता हूँ, तो उन तरीकों को इस्तेमाल में लाकर लर्नर अपनी मेमोरी को खुद बेहतर बना पाए। और इसके साथ साथ ये कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हमें बताता है जिससे टीचर अपनी टीचिंग मटेरियल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, जिससे लर्नर आसानी से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाए। आज हम जानने वाले हैं इसमें यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे लिंक सिस्टम है, रेडिकुलस एसोसिएशन है, सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम है। और ये जो मॉडल है ये कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स की बात करता है जिससे हम मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और निमोनिक्स को किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम जेरी लुकास के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है जेरी रे लुकास। इनका बर्थ है 30 मार्च 1940 का। आमतौर पे आप देखेंगे जो टीचिंग के मॉडल हैं वो या तो एजुकेटर्स ने डेवलप किए हैं या साइकोलॉजिस्ट ने या सोशियोलॉजिस्ट ने, लेकिन ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया है नॉन एजुकेटर्स के द्वारा, क्योंकि जेरी रे लुकास ये एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर थे। इन्होंने 1960 में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में, और इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड डिफाइन किया जाता है कि इन्होंने एक टीवी शो में मैनहट्टन फोन बुक के 50 पेजेस मेमोराइज करके बताया। ये जो मॉडल है इसमें हैरी लोरेन ने भी मॉडल को डेवलप करने में हेल्प करी है। ये भी कोई एजुकेटर नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हैरी लोरेन एक अमेरिकन मैजिशियन है और ये मेमोरी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट है। इन्होंने कई जगह पे निमोनिक को कैसे यूज करना है उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस दिया है। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, द मेमोरी बुक,
विच वॉज पब्लिश्ड इन 1974 और ये अमेरिका की बेस्ट सेलर बुक मानी गई। बहुत लोग इसको प्रयोग में लाते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर मेमोरी। इसके सिवाय भी हैरी लोरान ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे गुड मेमोरी फॉर गुड स्टूडेंट है, गुड मेमोरी फॉर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है, जो अगर कोई उसको प्रयोग में लाना चाहे तो उसको पढ़ के अपनी मेमोरी को बेहतर बनाने की टेक्निक सीख सकता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हमारे पहले ही बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। एटमोलॉजी यानी कि इसका वर्ड का ओरिजिन कैसे है, तो वर्ड का ओरिजिन माना जाता है फ्रेंच वर्ड मेमोरी या लैटिन वर्ड मेमोरिया से। बेसिकली मेमोरी क्या है, ये हमारी कैपेसिटी है जिसमें आता है कि हम किस तरह से जानकारी को ग्रहण करते हैं, यानी हमारी जानकारी लेने की क्षमता क्या है, और हम इसको किस तरह से मीनिंगफुली इंटीग्रेट करते हैं, यानी पुरानी जानकारी के साथ किस तरह से हम अर्थपूर्ण ढंग से इसको पुरानी जानकारी के साथ एकीकृत करते हैं, ताकि हम इसको समय आने पर पुनः प्राप्त कर सकें या रिट्रीव कर सकें। तो सक्सेसफुल मेमोरी क्या हुई, वो मेमोरी जो आप जितनी जानकारी आप ज़्यादा इकट्ठे ले सकते हैं उसको किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी में है कैपेसिटी टू रिकॉल, रिकलेक्ट पास्ट इवेंट्स, फैक्ट्स, थॉट्स, नॉलेज, सेंसेशंस, पर्सन्स, इवेंट्स। तो इन सब के बारे में जो भी जानकारी है वो हमारा मस्तिष्क स्टोर करके रख सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। अब ये जो जानकारी है ये उन सब एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन सब थॉट्स या नॉलेज के बारे में होती है जो हमने पहले ग्रहण किया है, यानी जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। उसके साथ साथ ये जानकारी उस चीज़ की भी होती है जो हमारे साथ नहीं हुआ, यानी जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो जानकारी रखना और जो नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट कर पाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी स्टोर हाउस ऑफ एवरीथिंग विच इज रिटेन्ड इन आवर माइंड। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे, एकेडमिक डिसिप्लिन में मेमोरी वर्ड यूज होता है लेकिन इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे साइकोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। कंप्यूटर साइंस में इसको यूज किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में, जहां पर इसका ज्यादातर जो मीनिंग है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा के साथ और रिट्रीवल ऑफ डाटा के साथ, यानी हम कैसे जानकारी स्टोर करते हैं और कैसे हम उसको पुनः प्राप्त करते हैं। फिजिक्स में मेमोरी वर्ड को यूज किया जाता है प्लास्टिक मेमोरी के साथ, यानी ये वो एबिलिटी है जिससे मटेरियल को अगर डिफॉर्म कर दिया जाए, अपनी शेप बिगाड़ दी जाए, तो वो वापस उस शेप में कैसे आ पाता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की रॉड को अगर आप बेंड कर देंगे तो वो बेंड हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो वापस पुरानी शेप में चला जाएगा, यानी उसमें मेमोरी ज्यादा है। सिमिलरली मेटल्स में भी आप मेटल को बेंड कर देते हो तो थोड़ा बहुत वो वापस अपनी पुरानी शेप में चला जाता है, बट इट इज कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू प्लास्टिक। तो हम कह सकते हैं मेटल की मेमोरी कम है एज कंपेयर टू प्लास्टिक। आजकल पेंडेमिक का टाइम है तो इसमें जो मेमोरी वर्ड यूज हो रहा है वो है इम्यूनोलॉजी के साथ। इम्यूनोलॉजी मतलब एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो हमारी बॉडी जो है ये भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी याददाश्त को अपने में बनाए रखती है और अगली बार अगर वैसा ही इन्फेक्शन हो तो उसके साथ फाइट कर सकती है, उसको ज़्यादा आसानी से वायरस को हरा सकती है। इसको भी मेमोरी कहा जाता है। सो इट इज एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड फास्टर टू एन एंटीजन, जो आजकल अब बहुत कॉमनली आप आजकल सुन रहे हो इसके बारे में। अनदर यूजेज इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ये मॉन्यूमेंट उस फला पर्सन की मेमोरी में बना है, तो उसकी मेमोरी में बना है मतलब इट इज इन कमेमोरेशन और द स्टेट ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड एज आफ्टर डेथ। को हम मृत्यु के बाद भी किसी को याद रखते हैं तो उसकी मेमोरी में कोई मॉन्यूमेंट बनाते हैं। तो इस तरह से मेमोरी वर्ड का जो मीनिंग वो अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट कम्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स टू इंक्रीज मेमोरी। जेरी लुकास का मॉडल 6 कॉन्सेप्ट या 6 प्रिंसिपल या टेक्निक्स कह लीजिए के बारे में बात करता है जिसको यूज करके मेमोरी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो बेसिकली मेमोरी है क्या, मेमोरी इज कैपेसिटी टू मेमोराइज द मटेरियल सो दैट इट कैन बी रिकॉल्ड लेटर। सभी मेमोरी मॉडल का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो
आपके अटेंशन को एनहांस कर सके, आपकी सेंसेस को डेवलप कर सके ताकि आप बेहतर तरीके से जानकारी को ग्रहण कर सकें, और इसके साथ साथ ऐसे कुछ तरीके बना सके जिससे एसोसिएशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्योंकि ये 3 बेसिक तरीके हैं जिससे मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी अटेंशन कैसे इम्प्रूव की जा सके, और जो जिन तरीकों से हम अटेंशन रिसीव करते हैं यानी जो हमारी सेंसेस हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और एसोसिएशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो सभी मॉडल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे इंटरनल मेमोरी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जा सके या एक्सटर्नल मेमोरी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जा सके, ताकि हम कुछ नाम या कुछ फेसेस या कुछ जानकारी या कुछ नंबर्स को आसानी से याद रख सकें। जेरी लुकास का मॉडल इसमें निमोनिक्स के यूज को डिफाइन करता है। तो ये जो 6 प्रिंसिपल हैं ये हैं अवेयरनेस, एसोसिएशन, लिंक सिस्टम, रिडिकुलस एसोसिएशन, सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम एंड कीवर्ड। तो ये 6 तरीके हैं या 6 कॉन्सेप्ट हैं जिसके प्रयोग से मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस which plays very important role in the human being's life, और अटेंशन को अवेयरनेस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो अवेयरनेस क्या है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तब आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विजुअल परसेप्शन जो है यानी देख के हम किसी चीज़ को ध्यान से जब देखते हैं तो उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, चाहे वो कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई आइडिया है, या कोई फैक्ट है। उसको बेहतर तरीके से लर्न करने के लिए आपको उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। तो अटेंशन जिस चीज़ को देंगे उसी को हम याद रख पाएंगे, और इसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो जितना बेहतर तरीके से हम देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम याद रख पाएंगे। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑन पर्टिकुलर थिंग और आइडिया इंक्रीजेस चांसेस ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड। तो अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है और आपने किसी पर्टिकुलर आइडिया को या किसी चीज़ को आपने कंसंट्रेशन के साथ आपने उसको ऑब्जर्व किया है, तो उसको याद रह जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओरिजिनल अवेयरनेस इज इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो जब आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो उससे आप उस चीज़ के बारे में ओरिजिनल यानी बेहतर तरीके से अवेयर हो पाते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन इज you can remember any new piece of information if it is associated to something you already know or remember. एसोसिएशन का मतलब है संपर्क बनाना, यानी नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना। तो अगर लर्नर इस एसोसिएशन को बना पाता है तो उसके लिए जानकारी को स्टोर करना और बाद में रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो आप किसी भी नई जानकारी को याद रख पाते हैं अगर आप उसको, जो आपको पहले से मालूम है यानी पुरानी जानकारी, उसके साथ आप उसको संपर्क उसका बना दें, यानी उसको एसोसिएट कर दें। जो आपको पहले से आता है उसके साथ कुछ नया जोड़ देंगे तो आप आसानी से उसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें एक सिस्टम के बारे में बात की जाती है, दैट इज लिंक सिस्टम। लिंक सिस्टम प्रेस्ले और लेविन ने डेवलप किया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सिस्टम इस बारे में बात करता है कि हम किस तरह से जानकारियों को ध्वनि के रूप में यानी अकॉस्टिक वे में या इमेजेस के वे में या किसी पिक्चर के रूप में आप कैसे उसकी कल्पना करके चीज़ों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पिक्चर्स होती हैं उसमें कई सारी जानकारियाँ एक वेलनेट फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं। लिंक सिस्टम को स्टोरी मेथड या चेन लिंकिंग मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि पिक्चर में बहुत सारी जानकारियाँ तस्वीर के रूप में स्टोर होती हैं और स्टोरी में जो जानकारी है ये वर्बल वे में भी या अकॉस्टिक वे में भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारी जानकारियों को आप एक स्टोरी के रूप में, एक क्रमवार कहानी के रूप में आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो इससे आपको वो चीज़ें भी याद हो जाती हैं, यानी फैक्ट्स भी याद हो जाते हैं और उनका क्रम भी जस का तस बना रहता है, यानी आप सही क्रम में याद कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत लंबी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को याद करना है, या कोई सीक्वेंस को याद करना है, या मान लीजिए कोई स्पीच है तो स्पीच में कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, इस चीज़ को आपने मेमोराइज करना है। तो आप इन सभी चीज़ों को किसी पिक्चर के रूप में या किसी स्टोरी के रूप में लिंक करके, कहानी के रूप में या तस्वीर के रूप में आप ज़्यादा आसानी से याद कर पाते हैं। लिंकिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपकी कहानी जितनी रोचक होगी, जितनी विविड होगी, जितनी सरप्राइजिंग और फनी होगी, उतना आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो जानकारी जिसको हम याद रखना चाहते हैं उसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और विविड और सरप्राइजिंग कहानी के रूप में याद करते हैं। अब चाहे वो कहानी लॉजिकल है चाहे वो इलॉजिकल है, इसकी बजाय कहानी जितनी रोचक होगी उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको याद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये उन इमेजेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाता है, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उनको एसोसिएट कर पाते हैं, जो कि हमारी इमोशंस को स्टिर करते हैं, हमारी इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इसके द्वारा तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लर्नर को उन फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान दिलाते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को लर्नर ऑब्जर्व करेगा उन्हीं को तो बाद में स्टोरी में यूज़ करेगा। फिर हम एसोसिएशन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, यानी क्योंकि कहानी में क्रमवार होता है, एक से दूसरी चीज़ बनती है, तो अगर लर्नर उन चीज़ों को एसोसिएट कर पाता है तो दो फैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये इन फैक्ट्स को बाद में रिट्रीव करना आसान हो जाता है। और लिंकिंग के कारण एक फैक्ट क्योंकि दूसरे फैक्ट की जानकारी के लिए हमें प्रेरित करता है, तो इस तरह से हम कहानी के रूप में चीज़ों को, जो अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स हैं उनको भी हम बड़ी आसानी से लर्न कर पाते हैं। और इसमें बेहतर क्या रहेगा कि अगर हमारे पास जो कहानी के जो इवेंट्स हैं उनको हम विजुलाइज कर लें और उसको हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लें, तो हमारे लिए बहुत सारी जो अलग अलग तरह की जानकारी है उसको स्टोर करना आसान हो जाता है। अब लिंक सिस्टम का एक शॉर्टकमिंग है कि हम इसमें उन्हीं चीज़ों को एसोसिएट कर पाते हैं जो कि विजुअल हैं, और ये इंफॉर्मेशन जितने रिडिकुलस एसोसिएशन होगा, जितना रोचक एसोसिएशन बना पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम मेमोराइज कर पाते हैं। तो ये जो अलग हमारा जो एक हमारे पास टर्म आ जाता है, दैट इज रिडिकुलस एसोसिएशन। दैट मीन्स क्लियर, विविड एंड रिडिकुलस विजुअल परसेप्शन ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट इंक्रीज द पावर ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर हमारी जो तस्वीर है या कहानी है उसमें कुछ ह्यूमरस टच है या कोई फनी नेचर है या उसमें कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी अद्भुत जानकारी को, अद्भुत कहानी को हमें याद करना आसान होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क इस तरह से है कि वो सेंसरी इमेजेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास पहले से जानकारी है उनको हम ज़्यादा आसानी से सीख पाते हैं, और जो इमोशंस है अगर हमारी कहानी में है तो उसके कारण भी हमारी अपनी इमोशंस ट्रिगर होती हैं, तो उसके कारण भी हम बेहतर तरीके से मेमोराइज कर पाते हैं। ये जो काम है हालांकि इतना आसान नहीं है, रिडिकुलस एसोसिएशन बनाना आसान नहीं होता। आप इसमें क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं, नए इमेजेस करते हैं जो कि लॉजिकल नहीं भी होते। अब अगली बात हमारे पास आ जाती है दैट हाउ टू क्रिएट रिडिकुलस एसोसिएशन, क्योंकि रिडिकुलस एसोसिएशन बनाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज ए क्रिएटिव प्रोसेस। तो क्रिएटिव प्रोसेस को कई बार हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो सप्रेस करता है। रिडिकुलस एसोसिएशन बनाने से हम उस चीज़ को ज़्यादा आसानी से मेमोराइज कर पाते हैं, लेकिन इसको बनाया कैसे जाए? तो इसके लिए कुछ रूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप आमतौर पे देखेंगे, आप इसको जानने के बाद आप इसको ज़रूर नोटिस कर पाएंगे इन कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। तो आप देखते हैं कि उसमें एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे सिंहासन को सच में आप शेर के ऊपर किसी बंदे को बैठा हुआ दिखाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी से मेमोराइज करने में आपको हेल्प मिलता है। सिमिलरली ब्लोइंग साइज आउट ऑफ पिक्चर, किसी चीज़ को आप बड़ा दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आप नाक
के ऊपर अटेंशन डाला जाता है कि इसका नाक बहुत बड़ा है, तो आप उसके कार्टून में उसका नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाते हैं। या अगर आपने किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट को आपने मैग्नेनिमस बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साइज को इतना बड़ा बनाया जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाया जाता है, ताकि उस चीज़ के ऊपर लर्नर का या सीखने वाले का ध्यान जाए और वो आसानी से आप उसको याद रख पाए। सिमिलरली एग्जैजरेशन ऑफ नंबर, जैसे आपने कार्टून में अक्सर देखा होगा किसी के सिर पे बाल कम दिखाने हो तो उसके ऊपर 2 बाल दिखाई दे जाते हैं, हालांकि बाल किसी के भी सिर पे सिर्फ 2 नहीं होते, लेकिन ये एक तरीका है इस चीज़ पे अटेंशन दिलाने का कि बाल बहुत कम है। सिमिलरली मेडूसा की आपने तस्वीर देखी होगी, सभी को याद होगी, अगर एक बार भी आपने देखी हो तो उसके बालों में सांप दिखाए जाते हैं। तो दैट इज ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ making the association ridiculous. Another rule is that you may show that one object is creating some action on the other. जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक बन है, बन को एक जूता किक मार रहा है, तो ऐसे दो चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उन 2 चीज़ों में कोई ऐसा आप फनी एक्शन ऐड कर दें तो आप उसको आसानी से याद कर पाते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम अपनी स्टोरी को, पिक्चर को ज़्यादा रिडिकुलस बना सकते हैं, ज़्यादा विविड, क्लियर और विजुअली परसेप्टिव बना सकते हैं, ताकि हम उसको आसानी से याद रख पाए। हमारा मोटिव क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को याद रख सकें, लेकिन इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए हम उसको ऐसी चीज़ों के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिसको हमारा मस्तिष्क आसानी से याद रख पाता है।